एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान के कुछ आईएमपी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कक्षा 10 के विद्यार्थी के लिए आईएमपी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, है ना। तो इसमें इसका उत्तर मैंने सरल भाषा में करने का प्रयास किया है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है ना। यानी पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, उस विकास को हम क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, मैंने एक लाइन में कर दी है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सभी आईएमपी प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया है। इसमें अगला प्रश्न है आपका, गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं। कृषि माने क्या होता है, खेती। तो इसका आंसर देखिए, गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है ना। यानी गहन जीविका कृषि माने क्या होता है, खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी घनी आबादी होती है। यह श्रम गहन कृषि है, यह श्रम गहन खेती है। खेती माने क्या होता है, कृषि। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें देखिए, अगला प्रश्न है आपका, विनिर्माण किसे कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सभी आईएमपी प्रश्न है। तो इसका आंसर देखिए, कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहा जाता है। मैंने सटीक इनका आंसर जो निकल सकता है आपके लिए वो निकालने का प्रयास किया है। तो देखिए, कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं ना। जैसे उदाहरण देखेंगे आप, तो कपास से कपड़े बनाना, गन्ने से मशीन बनाना, और लोहे से गन्ने से शक्कर बनाना, सॉरी इसमें गलती हुई थोड़ी, गन्ने से शक्कर बनाना और लोहे से मशीन बनाना। तो ये बहुत आईएमपी प्रश्न है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। तो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो इसका आंसर देखिए, वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ठीक है। वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखें आप, लोहा इस्पात उद्योग, प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, पवन अंश भारत के किन किन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। पवन अंश क्या है, एक हेलीकॉप्टर सेवा है ना, ये प्राइवेट है। आप देखेंगे पवन अंश हेलीकॉप्टर लिमिटेड है ना, ये प्राइवेट हेलीकॉप्टर क्या है, लिमिटेड है, यानी प्राइवेट है। ठीक है। अगम्य माने यहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाता है ना। दुर्गम भूभागों यानी दुर्गम क्षेत्रों यानी कठिन भूभागों, जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों, यानी यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्यों, तथा जम्मू कश्मीर है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पवन अंश एक हेलीकॉप्टर सेवा है, यह अगम्य व दुर्गम भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों यानी उत्तर पूर्व के राज्य तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब पहाड़ी क्षेत्र हैं ना, उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जे भी अभी आपके उसमें पूछा गया था, उसमें क्या बोलते हैं, प्री बोर्ड परीक्षा में ना, भारत के प्रमुख 6 डाक मार्गों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से डाक मार्ग हैं। तो इसमें देखिए, उत्तर देखिए राजधानी मार्ग है ना, दूसरा है मेट्रो चैनल, तीसरा है ग्रीन चैनल, चौथा है व्यापार चैनल, पांचवा है भारी चैनल, तथा छठवा है दस्तावेज चैनल है ना। तो अभी 4 पूछे थे, लेकिन सभी आपको 6 पता होना चाहिए, यानी राजधानी मार्ग,
मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल, दस्तावेज चैनल। ये क्या है? भारत के प्रमुख यानी 6 डाक मार्गों के नाम है। ठीक है, यानी पूरे डाक मार्ग कितने हैं भारत में? 6 ही है ना। इसमें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल, दस्तावेज चैनल, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी अच्छा है। देखिए इसमें सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत और विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है ना। तो इसमें उत्तर देखिए, भारतीय और विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास है ना। तो इसमें क्या है? इसका आंसर मुख्य तौर पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास है। यानी हिंदी और सभी विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसका है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का है। ठीक है, बोर्ड के पास है। अब इसके बाद में ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सड़क परिवहन, है ना। सड़क परिवहन के 2 महत्व लिखिए या 2 विशेषता लिखिए। तो इसमें देखिए उत्तर, सड़क परिवहन के 2 महत्व या विशेषता एक ही बात होती है। पहला पॉइंट है इसमें, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा सुविधाजनक है। यानी सड़कें कहाँ है? जहाँ पर रेल नहीं पहुँच पाती वहाँ पर सड़कें का निर्माण हो जाता है। यानी सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा कैसा है? सुविधाजनक है। दूसरा है, सड़कें ऊबड़ खाबड़ वाले स्थानों पर आसानी से बनाई जा सकती हैं। यानी सड़कों का निर्माण ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बड़े आराम से किया जा सकता है ना। तीसरा है इसमें, सड़कों का निर्माण व लागत कम होती है। यानी सड़कों को बनाने में, निर्माण माने क्या होता है? बनवाना, है ना। लागत यानी पैसा इसमें कम लगता है, जल्दी ये तैयार हो जाती हैं बनके। तो सड़कों का निर्माण व लागत कम होती है। अगला है, सड़क परिवहन लोगों को घर घर तक सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो ये इसमें महत्व या विशेषताएं कोई भी पूछी जा सकती हैं। तो ये बहुत आईएमपी प्रश्न है। यानी सड़क परिवहन, देखिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा कैसा है? सुविधाजनक है। दूसरा, सड़कें ऊबड़ खाबड़ वाले स्थानों पर आसानी से बनाई जा सकती हैं। तीसरा है, सड़कों का निर्माण, निर्माण मान क्या होता है? बनवाना, व लागत कम होती है ना। अगला है, सड़क परिवहन लोगों को घर घर तक सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है। देखिए ये भी आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा में जो पूछा गया था, इसमें प्रश्न है, प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े थे। यानी प्राचीन यानी पुराने समय में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े थे। तो इसका उत्तर देखिए, प्राचीन काल में मानव समाज आपस में यात्रा, है ना, यात्रा, व्यापार और तीर्थ यात्रा के जरिए जुड़े थे, है ना। तो मेन चीज़ क्या है इसमें? प्राचीन काल में समाज आपस में यात्रा, व्यापार और तीर्थ यात्रा के जरिए जुड़े थे, है ना। इन यात्राओं का मकसद क्या होता था? ज्ञान, अवसर, आध्यात्मिक तृप्ति हासिल करना या उत्पीड़न से बचना, है ना। ये इसका उद्देश्य होता था। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में ये कई बार पूछा जा चुका है। इसमें देखिए कान लॉ क्या है ना। इसका आंसर देखिए, बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्का की आयात, मक्का यानी मकई, है ना, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में कहते हैं मकई, है ना, मक्का की आयात पर पाबंदी लगा दी थी। उसे कार्न लॉ कहा जाता है। वही वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। यानी बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्का की आयात पर पाबंदी लगा दी थी, उसे ही क्या कहते थे? कार्न लॉ कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, फ्लाई शटल का क्या अर्थ है ना। इसका आंसर देखिए, यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार है ना, जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या रस्सी लगी रहती है और पुली लगी रहती है ना। पुली क्या होती है? आपने जो चक्की होती है उसकी, मोटर की पुली आपने जरूर देखी है, गोल गोल होती है। यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार है ना, जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का, है ना। इसमें देखिए स्पिनिंग जेनी से क्या अर्थ है। तो इसमें देखिए इसका आंसर, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार सन 1764 में, है ना, 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। यानी इस मशीन को किसने बनाया था? 1764 में इसके आविष्कार है। यानी कि इसको बनाने वाले कौन थे? जेम्स हरग्रीव्स, है ना। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार सन 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। इस मशीन ने कताई प्रक्रिया तेज कर दी। यानी इससे क्या होता है? इस मशीन बनने से कताई की प्रक्रिया तेज हो गई और मजदूरों की मांग घटा दी। यानी मजदूरों की मांग इसने घटा दी।
एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनका आविष्कार किसने किया था? 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी अभी आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न, चैप बुक, या इसको कहते हैं गुटका से क्या आशय है ना। यानी ये क्या होता है, किताब एक ऐसी किताब थी जिसको लोग उसमें अपनी पॉकेट में रख सकते थे। पॉकेट माने क्या होता है? जेब, है ना। तो इसको बोलते थे गुटका भी बोलते थे, चैप बुक बोलते थे, है ना। उत्तर देखिए चैप बुक, है ना। पॉकेट बुक के आकार की, यानी इसको ये पॉकेट माने क्या होता है? जेब में एक छोटी सी किताब डायरी होती है, वैसे उस आकार की जो किताब थी, इसका नाम क्या था? चैप बुक, है ना। पॉकेट के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। यानी ये किताब पॉकेट चैप बुक किसके लिए किया जाता था? यानी पॉकेट में, पॉकेट यानी जेब में, जो अपनी जेब होती है उसमें ये आसानी से बन सकती है। पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था, क्या था? चैप बुक। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे। फेरी वाले क्या होता है? जो गली गली में आपने देखा होगा, फेरी वाले चक्कर लगा लगा के बेचते थे। ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय लोकप्रिय हुए, है ना। ये किताब एक कब हुई? 16वीं सदी के मुद्रण क्रांति के समय क्या होती? लोकप्रिय होती है। लोकप्रिय का मतलब होता है लोगों को प्रिय, यानी प्यारी लगना, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी अच्छे क्वेश्चन है इसमें सिलेक्टेड। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है पांडुलिपि क्या है ना। तो इसका उत्तर देखिए, पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। पहले कागज नहीं था, तो उससे में उस समय क्या होते थे, क्या करते थे लोग, यानी कि लिखाई कैसे करते थे? ताड़ के पत्ते, है ना। ताड़ के पत्तों, पांडुलिपियाँ ताड़, ताड़ क्या होता है? एक पत्ता होता था बड़ा पेड़ का, ताड़ एक पेड़ का नाम है, उसके पत्तों पर लिखते थे। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें बनाई जाती थी। तो कभी कभी आप देख सकते हैं, कभी कभी उसके पन्नों पर यानी ताड़ के पत्तों पर बेहतरीन तस्वीरें बनाई जाती थी। पांडुलिपियाँ कैसी होती थी? नाजुक होती थी और काफ़ी महंगी भी थी उस समय, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर कौन थे? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे। यानी मार्टिन लूथर कौन थे? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली। इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, सभी प्रश्न अच्छे हैं इसमें। देखिए अगला प्रश्न है कागज का आविष्कार कब हुआ था? यानी कागज का आविष्कार कब हुआ था और किस देश में हुआ था, और इसके आविष्कार कौन थे, है ना। तो कागज का आविष्कार आप देख सकते हैं सन चीन में, है ना। किस देश में हुआ था कागज का उसको आविष्कार? सबसे पहले यानी चीन में हुआ था। किस सन में हुआ था? 202 ईस्वी में। 202 ईस्वी पूर्व में किसने किया था? काई लुन। इसका नाम क्या था? कागज का आविष्कार करने वाले काई लुन था, है ना। और ये कहाँ के रहने वाले? चीन के थे, है ना। इसका कब हुआ था आविष्कार? 202 ईस्वी पूर्व, है ना। अगला क्वेश्चन है यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर, यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार वुहान गुटेनबर्ग ने किया, है ना। किसने किया था? वुहान गुटेनबर्ग ने। और वे जर्मनी स्ट्रेसबर्ग के निवासी थे, यानी वे जर्मनी के रहने वाले थे। और सबसे पहले यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? वुहान गुटेनबर्ग ने। और वे कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न अच्छा है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए उत्तर देखिए इसका, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या इसको कहते हैं। इसको हम जीडीपी भी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद को क्या कहते हैं? जीडीपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा, यानी क्षेत्रक कितने होते हैं? अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक, है ना। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित
अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद को और क्या कहते हैं? जीडीपी, है ना, शॉर्ट में। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी अच्छा क्वेश्चन है इसमें। देखिए अगला प्रश्न है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र की दो विशेषताएं लिखिए। या इसमें अंतर आ सकता है संगठित और असंगठित क्षेत्र में। तो उसमें देखिए इसकी दो विशेषताएं लिखना है। संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं ना, पहला, यानी कि संगठित क्षेत्रक होते हैं जहाँ में सरकारी नौकरियां होती हैं, वो संगठित क्षेत्र कहलाते हैं ना। तो संगठित क्षेत्र क्या होते हैं? सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, पहली विशेषता। दूसरा है संगठित क्षेत्रक में रोजगार की अवधि नियमित होती है ना। इसमें रोजगार सभी जो जिसकी नौकरी लग जाती है वो उसको रोजगार कैसा हो जाता है? पक्का हो जाता है, यानी नियमित हो जाता है, ठीक है। इसमें छुट्टी व अवकाश की पात्रता होती है। छुट्टी अवकाश एक ही बात है ये। तो इसमें क्या है? इसमें छुट्टी, इसमें अवकाश की पात्रता होती है या इसमें छुट्टी की पात्रता होती है। अब देखिए कभी कभी संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं? जो प्राइवेट फैक्ट्री हैं या कोई प्राइवेट कोई काम करवा रहा है, ठीक है। तो इसका अंतर कैसे लिखेंगे हम संगठित और असंगठित क्षेत्र में? देखिए संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। असंगठित क्षेत्र में क्या लिखेंगे? असंगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते, एक अंतर हो गया। दूसरा है संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि नियमित होती है और असंगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है ना। इसके बाद में संगठित क्षेत्र में छुट्टी की पात्रता होती है, असंगठित क्षेत्र में छुट्टी की पात्रता नहीं होती है। तो इसमें कभी कभी अंतर भी पूछा जा सकता है। यदि दो विशेषता आ जाए तो दो विशेषता लिखना है आपको, यदि अंतर आ जाए तो अंतर लिखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, उदारीकरण किसे कहते हैं ना। तो इसमें देखिए उत्तर देखिए, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व व्यापार संगठन, इसको बोलते हैं WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से क्या आशय है ना। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसमें देखिए उत्तर देखिए, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, ठीक है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। यानी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या आशय, क्या समझते हैं, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या आशय है या क्या समझते हैं, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। उत्तर देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन माने क्या होता है? पैदा करना, उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण, उत्पादन पर यानी उत्पादन पर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है अथवा स्वामित्व रखती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है कई बार। इसमें वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रमुख 3 प्रावधान लिखिए। तो ये वन्य जीवों के संरक्षण यानी सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कानून बनाया गया था 1972 में। तो उसमें देखिए उत्तर देखिए, 3 प्रावधान निम्न है। पहला है क्या है प्रावधान? सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई, यानी जंगली जो पशु हैं उनकी सारे जंगली पशुओं की सूची बनाई गई। पहला है सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई। दूसरा है वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी वन्य जीवों के शिकार पर क्या लगाया है? रोक लगाई गई या प्रतिबंध लगाया गया। तीसरा है वन्य जीवों के आवास के विनाश पर रोक लगाई गई, यानी उनके जो आवास क्या होते हैं? घर होते हैं। घर क्या होते हैं? उसके जंगल होते हैं। तो वन्य जीवों के आवास के विनाश पर रोक लगाई गई, ठीक है। अगला है पॉइंट आपका, वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं पशु विहार स्थापित किए गए, यानी उनके लिए रहने के लिए क्या है? राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और पशु विहार स्थापित किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
इसमें देखिए इसमें क्या पूछा है आपका, संघात्मक शासन और एकात्मक शासन में अंतर पूछा है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप संघीय और एकात्मक शासन में अंतर लिखिए, यानी संघात्मक शासन या एकात्मक शासन में अंतर लिखिए। तो इसमें देखिए उत्तर देखिए, संघीय शासन और एकात्मक शासन में अंतर निम्न है। तो इसमें पहला पॉइंट है, संघात्मक शासन में शक्तियां केंद्र तथा राज्यों में बटी होती हैं, यानी संघात्मक शासन वाले देशों में शक्तियां केंद्र और राज्य में बटी होती हैं, जबकि एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। यानी एकात्मक शासन में क्या होता है, संपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, संघात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान का होना आवश्यक है। यानी हमारे जो विश्व में पूरे आप देखेंगे तो 25 देश है ना संघात्मक शासन वाले देश हैं। अभी ये अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था ये प्रश्न। तो संघात्मक सरकार में लिखित संविधान का होना आवश्यक है। इसका उल्टा कर दो, एकात्मक सरकार में लिखित संविधान का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, यानी संघात्मक शासन में क्या होता है, लिखित संविधान का होना आवश्यक है, एकात्मक सरकार में लिखित संविधान का होना आवश्यक नहीं है। अब इसमें संघात्मक शासन वाले देशों के उदाहरण लिख लो 2-3, जैसे भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है ना। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ये किसके संघात्मक शासन वाले देश हैं। और एकात्मक शासन वाले देश कौन से हैं, देशों के नाम क्या है, इंग्लैंड, जापान और फ्रांस। तो इसमें देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी संघात्मक शासन की विशेषता पूछी जा सकती हैं। तो संघात्मक शासन की विशेषता पूछे तो क्या हो जाएंगी, संघात्मक शासन में शक्तियाँ केंद्र तथा राज्य में बटी होती हैं। दूसरा, संघात्मक शासन में लिखित संविधान का होना आवश्यक है। तीसरा क्या हो जाए, संघात्मक शासन वाले देशों के उदाहरण लिख दो 3, यानी भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। यदि एकात्मक शासन की विशेषता पूछी जाए तो क्या लिखना है फिर आपको, एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, एकात्मक सरकार में लिखित संविधान का होना आवश्यक नहीं है। और इसके एकात्मक शासन वाले देशों के नाम हो जाएंगे इंग्लैंड, जापान और फ्रांस। ये एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कैसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए सभी प्रश्न अच्छे हैं इसमें। यानी कि पहला इसमें क्वेश्चन है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो राजनीतिक दल की परिभाषा, राजनीतिक दल लोगों के एक संगठित समूह होते हैं। राजनीतिक दल क्या होते हैं, लोगों के एक संगठित समूह होते हैं जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। यानी इनका मुख्य कार्य क्या होता है, चुनाव लड़ना और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से ये काम करते हैं। राजनीतिक दल लोगों के एक संगठित समूह होते हैं जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी अच्छे क्वेश्चन है सिलेक्टेड एकदम। इसमें देखिए राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से लिखिए। यानी कि कौन कौन से हिस्से होते हैं राजनीतिक दल के 3 हिस्से कौन से होते हैं, नेता होते हैं, और दूसरा होते हैं सक्रिय सदस्य, और तीसरा अनुयायी या समर्थक। तो ये राजनीतिक दल के 3 हिस्से हैं, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए राजनीतिक दलों के कार्य लिखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो इसका उत्तर देखिए, राजनीतिक दलों के कार्य, ये कभी कभी इसकी विशेषता भी आ जाती है, तो जो कार्य है वही आपको विशेषता में लिख देना है। ठीक है, इसमें देखिए पहला है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, चुनाव लड़ना और बहुमत प्राप्त करने पर सत्ता हासिल करते हैं। और इनको जब बहुमत मिल जाता है तो क्या अपनी सत्ता बन क्या होता है, सरकार बनाते हैं। ठीक है, दूसरा है, राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यानी इनके मुख्य कार्य क्या होता है, देश का जो कानून निर्माण होता है उसमें निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यानी देश के कानून निर्माण में राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगला है इसमें, चुनाव हारने वाले राजनीतिक दल सरकार में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। यानी जो चुनाव हार जाते हैं, जो राजनीतिक दल चुनाव हार जाते हैं, वो सरकार में क्या विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। अगला है, जनमत निर्माण में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। अब अगला पॉइंट है इसमें, दल ही सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाते हैं। यदि आपको ये 3 नंबर में आए तो 3 पॉइंट लिखना है, और 4 नंबर में आए तो 4 पॉइंट लिखना है ना। पूरे 5 नहीं लिखना है, केवल यदि 2 नंबर में आए तो 2 ही पॉइंट लिखना है। ठीक है, और 3 नंबर में आए तो 3 पॉइंट लिखना है,
4 नंबर में है तो 4 पॉइंट लिखना है। 4 से ज़्यादा क्वेश्चन आपका आएगा ही नहीं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें। देखिए अगला प्रश्न है आपको, राजनीतिक दलों के सामने कौन क्या चुनौतियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए, राजनीतिक दल के सामने चुनौतियां निम्न है। पहली चुनौती क्या है? पहली चुनौती है पार्टी के अंदर, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना, है ना। यानी कि पहली चुनौती क्या है? पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। दूसरी चुनौती क्या है? वंशवाद की चुनौती। ठीक है, दूसरी चुनौती क्या है? वंशवाद की। तीसरी चुनौती क्या है? तीसरी चुनौती दलों में खासकर चुनाव के समय, किसके समय? चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों को बढ़ती घुसपैठ की है ना। तीसरी चुनौती क्या है? तीसरी चुनौती है दलों में खासकर किसके समय? चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों को बढ़ती घुसपैठ। चौथी चुनौती है पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति। तो ये क्वेश्चन सभी आपके लिए बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। आपको सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में एक बार लिख लेना है इनको, और इसको वीडियो को रोक रोक के आपको सब प्रश्नों को लिखना है। इसमें बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो उसमें सभी प्रश्नों को आपको एक बार लिख लेना है अपनी पेन कॉपी लेकर। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे चैनल पर आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो सभी उपलब्ध हैं। मेरे चैनल पर जाकर आप उनको भी वहाँ से देख सकते हो। धन्यवाद।